हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अपने आंसर सबमिट किए थे एसेस के, और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा फ्यूचर में जिसमें मैं एसेस को इवेल्युएट करूंगा। तो आज एक वीडियो लाया हूं मैं, ये फर्स्ट वीडियो है ऐसे इवेल्युएशन में। देख लेते हैं कि एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले मैं एक टॉपिक प्रोवाइड करूँगा और उसका एक मॉडल फ्रेमवर्क दूंगा, सो दैट कि जब आप एक टॉपिक को देखते हो आपके दिमाग में फर्स्ट चीज़ क्या आनी चाहिए, आपको एसेस कैसे प्लान करने हैं अपने। जैसे कि मैंने ऐसे के वीडियो में बताया हुआ है कि आप पहले ऐसे इसको 2 मिनट या 3 मिनट यूज़ करके उसको प्लान कीजिए और तभी लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जब मैं आपको एक मॉडल फ्रेमवर्क दे दूंगा उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर को कैसे मैंने चेक किया है, आंसर के वैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया है। आउट ऑफ 5 में रेटिंग दूंगा, 1 मार्क इंट्रोडक्शन को, 3 मार्क्स मेन बॉडी को एंड 1 मार्क कंक्लूजन को। अगर आपको भी अपने एसेज इवेल्युएट करवाने हैं तो आप टेलीग्राम पर मेरा चैनल है मिशन CAPF 2023, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए, मैं आपके आंसर्स इवेल्युएट करता रहूँगा और उसके वीडियोस भी अपलोड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्पेस डिप्लोमेसी एज अ टूल इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेस डिप्लोमेसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली क्या है कि आप किस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ को अलाइन करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो सो दैट आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाएं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम क्या देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन सॉलिड कैसे है स्पेस में। ठीक है, मतलब इंडिया क्यों एक अच्छा प्लेयर है, कैसे हुआ ये। बॉडी में हम देख लेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इंडिया कैसे डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी कर रहा है। इंडिया की जो स्पेस में ऑपरेशन के कॉस्ट हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से लोअर हैं। एक इंडिया ने अपना टेक्नोलॉजी निशे बना लिया है कि हम लो कॉस्ट ऑपरेशंस करते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर उनकी जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, हम उनकी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स तो हम लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, बट जो लो ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डेवलप्ड नेशंस के साथ हमारा रोल। फिर हम देखेंगे डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनके साथ हमारा क्या रोल है। उनको हम लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी। और लास्टली हम देखेंगे कि प्राइवेट पार्टनरशिप में हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैसे बूस्ट कर रहे हैं। राइट, इन सभी चीज़ों में एक मेजर चीज़ है, वो है इसरो का रोल। तो जो भी हम बात करेंगे उसमें इसरो का रोल डिस्कस करते रहेंगे। और एक चीज़ जो हमें बात करने की वो इस पर करनी होगी कि ये सब करने से हमारी सॉफ्ट पावर को बूस्ट कैसे मिल रहा है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन कैसे बढ़ रहा है एंड ओवरऑल ट्रस्ट बढ़ रहा है। देखिए तेल खरीदना, दाल खरीदना, ये सब भी चलता है फॉरेन नेशंस के साथ। ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के गुड्स होते हैं, बट स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है तो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप हाईलाइट करना, ठीक है, अपने आंसर में। और कंक्लूजन में हम ये बात कर लेंगे कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है इन स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और ज़्यादा व्हाट मोर शुड बी डन, और हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए मॉडल आंसर है हमारे पास, ये जो सबमिट किया गया था इसमें देख लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि स्पेस हैज़ ऑलवेज बीन अनचार्टेड टेरिटरी इन इंटरनेशनल ऑर्डर एज इट इज़ रूल्ड बाय ओनली डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, UK, रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। देखिए ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले आप बोल रहे हो कि ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़, और फिर आप इसमें चाइना को भी इंक्लूड कर रहे हो और रशिया को भी इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, आगे आप क्या बात कर रहे हो। एंट्री ऑफ इंडिया हैज़ चेंज द डायनेमिक्स with its mission Shakti, India has sent a clear signal that space exploration is not an exclusive right of powerful Western countries. अब देखिए आपने ऑलरेडी यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की है और फिर आप सेकंड लाइन में फिर से वही सेम चीज़ की बात कर रहे हो। तो मैंने आपको क्या बताया, आप ऐसे में एक लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप इस पूरे को एक सिंगल सेंटेंस में कंबाइन कर दीजिए एंड जस्ट गेट ऑन विद द मेन कंटेंट। ठीक है, मेन कंटेंट पे आते हैं। India's space cooperation with developing and developed countries is the most dominant tool of India's foreign policy. देखिए कितना एक्सेसिव स्टेटमेंट है, इज इट द मोस्ट डोमिनेंट टूल, ऐसा नहीं है ना। तो ये लाइन भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आप अवॉइड कीजिए, मत लिखिए अपने आंसर्स में। ठीक है, और ये तो है भी नहीं ऐसा। ठीक है, आगे बोलते हैं कि इट विल एडवांस इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज एंड हेल्प अदर स्पेस एस्पायरिंग नेशंस टू बेनिफिट फ्रॉम स्पेस। ये सब क्या है, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स, इट इज़ वेरी जनरल। ठीक है, पहले तो आपने बोला कि एक ऐसा एक्सेसिव स्टेटमेंट दिया, फिर आप जनरल बातें कर रहे हो। इस लाइन को आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है,
इसके बाद हम लिखते हैं एज वी हैव सीन इन द रिसेंट न्यूज़ इन द हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, अच्छी चीज़ है आप इसरो को मेंशन कर रहे हो, इसरो ने कुछ किया है, ठीक है, अब देख लेंगे आगे क्या किया है। अब देखिए आपने 3 लाइन लिख दी है यहाँ पे, लेकिन आप इसकी जगह बस एक वर्ड यूज़ करते थे रिसेंटली, तो ये क्या है, ये वर्बोसिटी है, वर्बोसिटी को अवॉइड करना है। आगे देखते हैं, इसरो सक्सेसफुली launched 36 communication satellites for London-based OneWeb series since breaking with the Russian Space Agency in March due to Russia-Ukraine conflict। ये irrelevant है, रशियन एजेंसी के साथ ब्रेक होना, ये सब आप लिखने की, दिस इज नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक, इसको आप मत लिखिए। इंडिया विल ऑल्सो सेटअप 5 ग्राउंड स्टेशंस एंड मोर देन 500 टर्मिनल्स इन भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। नाइस, अच्छी चीज़ लिखी है आपने, आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ दिखा रहे हो और जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको हाईलाइट कर रहे हो। दिस विल हेल्प दिस कंट्रीज टू कोलैबोरेट विद इंडियन स्पेस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अच्छी लाइन है। इससे आगे देख लेते हैं, इन 2020 इसरो रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ स्पेस कॉम पॉलिसी अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये भी रेलिवेंट पॉइंट है, अच्छी चीज़ लिखी है। इसके बाद देख लेते हैं, इंडियाज प्रोग्रेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ मोमेंटम, स्टिल बिहाइंड चाइना इन एम्बिशन एग्जीक्यूशन, चाइना स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी ऑफ इंडिया, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। स्पेस बजट इज 6 टाइम्स हायर, ये सब देखिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आप केवल इंडिया की बात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं है चाइना के लिए, तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाइना से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है, इंडिया को यहाँ पर। उसके बाद इसरो हैज़ अंडरटेकन मैन्ड स्पेस फ्लाइट एज की फोकस विद बिगिनिंग ऑफ अपकमिंग गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशंस, सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस, डिफेंस फ्रॉम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, ये सब इसमें देखिए कहीं भी डिप्लोमेसी इन्वॉल्व नहीं है ना, तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सब। और दिस इज़ हाउ इज़ इट रेलिवेंट टू फॉरेन पॉलिसी, जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं कि आस्किंग योर सेल्फ इज़ इट रेलिवेंट, तो देखिए ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये रेलिवेंट नहीं है स्पेस डिप्लोमेसी से, ठीक है। येस मे बी इन द फ्यूचर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ तो ये दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, तो ये पूरा आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टू कंक्लूड, इंडिया शुड टेक द इनिशिएटिव टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल बॉडीज, प्लान फॉर प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है, समवॉट रेलिवेंट। ऑल्सो इंडिया स्टेप टू प्राइवेटाइज स्पेस सेक्टर विद, ठीक है। तो कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट ओके, मेरी तरफ से इसको 2 of 5। देखिए आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, बट ये रेलेवेंस नहीं है इसमें, तो जब भी आप आंसर लिखिए उसको पहले प्लान कर लीजिए एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ इज इट रेलिवेंट, तभी आप अच्छा रिस्पॉन्स दे पाओगे ऐसे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। देखिए ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस का रीज़न क्या है, कोई तो वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं, इंटरनेशनल कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, केवल एक यूएन है जो एक बॉडी क्लोजेस्ट आती है, और यूएन क्या खुद एक प्रॉक्सी है क्या यूएस की, ये आप खुद से पूछिए। तो ये हमें अपने दिमाग में रख के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम ऐसे कुछ लिख देंगे, रिसेंट इवेंट्स हम देख लेंगे, जैसे ट्रम्प का इलेक्शन में लॉस हुआ था, उसके बाद यूएस में क्या क्या हुआ था, कोविड आउटब्रेक के टाइम क्या रिस्पॉन्स रहा है, यूक्रेन वॉर भी हुआ रिसेंटली, ये सब क्या बिग इवेंट्स थे। इन सब से क्या हुआ, यूएस वर्ल्ड इवेंट से रिसीड हो गया था थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और एक चीज़ जो हाईलाइट हुई थी वो ये हुई थी कि इनेबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल बॉडीज़ टू डील विद इमरजेंसीज, कोई अगर वर्ल्ड वाइड एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो ये बॉडीज़ डील नहीं कर पाती हैं उसके साथ, क्यों, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है एंड देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद ऐसे कौन कौन से, ये तो देखिए रिसेंट इवेंट्स हो गए, लास्टिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे प्रोग्रेस, इन सब में क्या दिख रहा है हमें कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, तो कोई एक कॉमन चीज़ इमर्ज नहीं हो पा रही है, ठीक है। द प्रोग्रेस इज पैथेटिक टू से द लीस्ट। उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट हमको मिल गया। उसके बाद डेवलप्ड नेशंस की पॉलिसी फेलियर कहाँ कहाँ हमने देखने को मिले, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आसपास देखा जाए तो अफगानिस्तान में क्या हुआ था, राइट, तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब इन सब के पीछे क्या है, देयर इज़ अ लीडरशिप क्राइसिस, ना तो इन नेशंस में खुद को लीडरशिप थी, और जो इनके इंटरनल अफेयर के साथ मिडल किया एक्सटर्नल कंट्रीज़ ने उनको डिस्टेबलाइज ही किया है ओवर द टाइम, ठीक है। तो अब जैसे पाकिस्तान में चाइना ने क्या किया, एक डेट क्रिएट कर दिया, डेट ट्रैप, श्रीलंका में सेम काम कर दिया, तो चाइना तो खुद ही क्वेश्चन में आ जाता है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है वो डेट्रीमेंटल है कंट्रीज़ के लिए। रशिया की अगर बात करें तो वो तो खुद ही ट्रबल में आया हुआ है, मतलब हमने पहले दिखा दिया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो लीडरशिप का क्राइसिस चल ही रहा है। जो लास्टिंग इवेंट्स हैं
जो लंबे टाइम से चल रहे हैं, उसमें तो डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, और पॉलिसी फेलियर्स की वजह से और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। एंड यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब जो अल्टरनेटिव्स बचते हैं, जो बिग नेशंस हैं दुनिया में, डेवलप्ड कंट्रीज़ को और छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज़ को छोड़ के, चाइना, रशिया, इंडिया, अब हम इनकी बात करें, ब्राज़ील हो गया, तो रशिया तो खुद ही ट्रबल में चल रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर में है, इसके साथ कोई ट्रेड करना नहीं चाहता है। ब्राज़ील में उसके पहले पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, तो ये सब भी लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? मे बी इंडिया कर सकता है क्या? इसको हम कंक्लूजन में डिस्कस कर लेंगे कि फाइनेंशियली तो बोला ही जाता है कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो क्या ये लीडरशिप में भी है? तो आप इसमें थोड़ी सी बात कर लीजिए कंक्लूजन में कि देखिए हमने देख लिया, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी शो की है, कैसे की है उस पर आप थोड़ी सी बात कर लीजिए। तो इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट इन लीडरशिप एंड थोड़ा कोऑपरेशन बाकी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। इस पर आगे देख लेते हैं आंसर। वी आर लिविंग इन अ टर्बुलेंट वॉलेटाइल वर्ल्ड, सीरियस चैलेंजेस, चैलेंजिंग क्राइसिस, कोविड-19। देखिए बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन है, दिस विल नॉट सफाइस, आपको कुछ स्पेसिफिक देना पड़ेगा, ठीक है। आप रिसेंट एग्जांपल्स दीजिए या फिर आप समझाइए कि लीडरशिप में हमारे पास क्लोजेस्ट क्या आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोविड की बात चल रही है, यहाँ से यहाँ तक भी कोविड की ही बात चल रही है। तो अब इसमें क्या दिक्कत है आपके साथ? दिस इज़ नॉट एन एसे ऑन कोविड, आपको लीडरशिप पे बात करनी, सो ऑल ऑफ दिस इज इररेलेवेंट, ठीक है। कोविड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इतना नहीं है कि आप उसको इतना सारा स्पेस दे दो अपने आंसर में। इसके बाद देखिए चाइना पे बात चल रही है, इन्होंने चाइना पे बात की, अच्छी चीज़ है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात कर ली है इसकी, बट आप इसमें ये लिखो कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी वजह से एक साइकिल ऑफ इंडेटेडनेस क्रिएट हो गई है इन द डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने उनसे एड ली थी। तो ये पॉइंट अच्छा है, बट इसको थोड़ा और एम्फोसाइज कीजिए। उसके बाद ये बताते हैं कि वर्ल्ड इज़ बैटलिंग विद क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस, मास माइग्रेशन, वाटर क्राइसिस, ये वो सब, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बस एक ही पैराग्राफ में, तो आपको इस पर और एलेबोरेट करना चाहिए था, शुड हैव एलेबोरेटेड मोर ऑन अवर पॉइंट्स। फिर इसी में आगे बात करें, एब्सेंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स, वॉइड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, फील्ड इन बाय की वर्ड रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो अब ये बताने कि RIC ग्रुप अगर करता तो ये कर लेता हैंडल में भी वर्ल्ड लीडरशिप क्राइसिस को, लेकिन इसके पॉसिबल नहीं। अभी हमने बात की है जैसे कि रशिया और चाइना में तो खुद ही दिक्कत चल रही है, एक केवल इंडिया बच रहा है। आप उस पर थोड़ा सा कंक्लूजन में बात कर लीजिए और आगे दिखा दीजिए कि एक कुछ कॉपरेशन हमें इंटरनेशनल लेवल का चाहिए होगा। तो मैं इसको देता हूँ 1/5। क्यों? कोविड भी आपने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, वाइटल पॉइंट्स को आपने इलेबोरेट नहीं किया, इंट्रोडक्शन भी अच्छी नहीं एंड कंक्लूजन भी अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऐसे आता है इंडिया चाइना लद्दाख क्राइसिस, स्ट्रेटेजिक लेसन्स फॉर इंडिया। तो अब देखिए क्या है कि क्राइसिस क्या थी, क्राइसिस आई क्यों, एंड इंडिया ने क्या सीखा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए, इंडिया ने जो सीखा है आप उस पर एलेबोरेट करके अपना मेन पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। देख लेते हैं बॉर्डर की चीज़ें की बात कर लेंगे हम कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। मिलिट्री से काउंटर कर सकते हैं, डिप्लोमेटिकली काउंटर कर सकते हैं, फाइनेंशियली काउंटर कर सकते हैं क्या चाइना को, ये सब चीज़ें की बात कर लेंगे। इंडियन ओशन रीजन की बात कर लेंगे, जो ईस्ट एंड वेस्ट फ्रंट्स हैं इंडिया के, ठीक है, इनकी बात कर लेंगे। मतलब अरुणाचल, सिक्किम, ये हो गया हमारा ईस्ट, एंड जम्मू कश्मीर वाला हो गया हमारा वेस्ट फ्रंट, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान एक्सिस की भी अगर बात कर लेंगे, आप हमेशा अपने एक चीज़ में दिमाग रखिए, कहीं पर भी चाइना आएगा अगर या फिर पाकिस्तान आता है तो डू नॉट व्यू देम इन आइसोलेशन, आप हमेशा चाइना और पाकिस्तान को एक साथ कंबाइन करके बात कीजिए मिलिट्रीली, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि मिलिट्री में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं क्या काउंटर करने के लिए, क्या हमारे स्ट्रेटेजिक लेसन्स हैं, और चाइना की वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, इन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। कंक्लूजन में हमें क्या देखना है कि डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड मिलिट्री, हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक लेसन है, आगे देख लेते हैं हम आंसर को। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट इंडिया स्टेचर हैज़ रीजन इन द लास्ट 5 ईयर्स। देखिए अब ऐसे स्टेटमेंट मत लिखिए, क्या इसके पहले इंडिया कुछ नहीं कर रहा था, उसके पहले भी कर रहा था। तो आप ये लिख सकते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का स्टेचर बहुत बढ़ा है, लेकिन ऐसे लास्ट 5 ईयर्स तो पॉलिटिकली चार्ज स्टेटमेंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू चाइना, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन चैलेंज लाइक लद्दाख इंसिडेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ, ये सब ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने से क्या अच्छा है, जस्ट स्टार्ट विद हाउ चाइना हैज़ बॉदर्ड इन द इंडिया इन द पास्ट, जो वॉर्स हुए हैं और जो चाइना ने इंडिया के साथ
डिफरेंट एंगेजमेंट्स की। यहाँ बस उनका एक छोटा सा ब्रीफ लिख के सीधे मेन बॉडी पर आ जाओ। मेन बॉडी पर आते हैं। मैनी स्ट्रेटेजिक लेसन फॉर इंडिया टू बी लर्न। फर्स्ट वन इज़ दैट मिलिट्री स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डिनाइल, ठीक है, मोर इफेक्टिव, ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद सेकंड में ये बात करते हैं मोर लाइकली टू डिटर विद द थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट रादर देन मटीरियल कॉस्ट। मटीरियल या फिर मिलिट्री कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, मिलिट्री इज़ अ बेटर टर्म। और दिस इज़ बिकॉज चाइना मिलिट्री बजट, ठीक है, मिलिट्री की बात करने लग गए हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड 2 लाख सोल्जर्स, अच्छी चीज़ है, अच्छा पॉइंट लिखा है इन्होंने यहाँ पर। उसके बाद ये बात करते हैं कि 21st सेंचुरी इज़ अबाउट सिक्योरिंग द ट्रेड रूट्स, सही बात है, जो मैंने ट्रेड की बात की थी पहले उस पर हाईलाइट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, चाइना इज़ वर्किंग ऑन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गुड पॉइंट, ठीक है। मेंटेन इट्स हेजिमनी, इंडिया शुड स्ट्राइव टू मेंटेन इट्स हेजिमनी इन द इंडियन ओशन रीजन टू सिक्योर स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स एंड प्रायोरिटाइज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद सीधे कंक्लूजन में आ गए हैं ये। टू कंक्लूड, learning should be implemented through dedicated channels, would be difficult to trace China's expansionism without establishment of theater commands, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। देखिए आंसर अच्छा लिखा है, लेकिन दिक्कत क्या है, आपने केवल 3 मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आपको और पॉइंट्स लिखने चाहिए। देखिए ऐसे में आप एटलीस्ट 5 मेन पॉइंट्स लिखिए, ठीक है, इन द बॉडी प्लस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तब आपके पास एक सफिशिएंट लेंथ आएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिक्कत क्या की है, 3 मेजर पॉइंट से लिखे हैं, इंट्रोडक्शन इज़ नॉट गुड, ठीक है, कंक्लूजन इज़ ओके, सो मेरी तरफ से 2.5 आउट ऑफ 5। तो फ्रेंड्स आज 3 ही आंसर मैंने चेक किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका आंसर इवैल्यूएट हो जाए तो आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो टेलीग्राम के ग्रुप पर, मैं फ्री टाइम में उनको इवैल्यूएट करके अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एंड आप अकॉर्डिंगली इन एसेस को लिख लीजिए जो मैंने फ्रेमवर्क बताया उसके हिसाब से, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो अपने एसेस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।